नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बीआईपी न्यूज। बीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जन सदन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि सत्ता का खेल भी बड़ा निराला है। कब किसको गोद में बैठा ले तो वो राजा बना देती है, कब किसको दुत्कार दे तो उसे जमीन पिला देती है। लेकिन इस सत्ता के खेल में जो माध्यम बनता है, व्यक्ति को और पार्टी को सत्ता के शीर्ष में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उस माध्यम को अगर निशाने पे लिया जाए तो उसे कैसे देखा जाए? आज नहीं, कई वर्षों से देखा गया है कि मीडिया को हमेशा से सत्ता के और अन्य ढंग से कभी न कभी निशाने पे लिया जाता था। लेकिन होता क्या है कि हमेशा विपक्ष ये कहता है कि सत्ता के इर्द गिर्द मीडिया रहता है। लेकिन पिछले 9 वर्षों में मीडिया को कई नामों से पुकारा गया। चलिए मान लेते हैं कि सत्ता के शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति मीडिया का यूज कर रहा है तो विपक्ष उसे कई नामों से पुकार सकता है। लेकिन जब चैनलों का बहिष्कार होने लगे, अखबारों का बहिष्कार होने लगे और अब तो व्यक्ति विशेष तक ये बात आ गई है। व्यक्ति का जो एंकर है, जो रिपोर्टर है, जो पत्रकार है, उसका भी बहिष्कार होने लगा है, बायकॉट होने लगा है। तो इसे कैसे देखा? आज इसी महत्वपूर्ण चर्चा में हम महत्वपूर्ण लोगों को शामिल किए हैं। लेकिन मैं आपसे बता दूं, आज की चर्चा में आपको भी शामिल किया जा रहा है और आपको इसलिए शामिल किया जा रहा है क्योंकि आप भी विशेषज्ञ के रूप में रहेंगे। आप भी अपनी राय हमें अपने ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक से माध्यम से देंगे, क्योंकि आज हम अपने खुद के ऊपर भी चर्चा करने जा रहे हैं। और इस परिचर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता सचिन गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है सचिन। नमस्कार। कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में अपनी बात को रखने वाले, उत्तराखंड को पिथौरागढ़ से लेकर देहरादून तक अच्छी तरह से समझने वाले मथुरादास जोशी जी हमारे साथ हैं। मथुरादास जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस भाजपा के साथ विशेषज्ञ के रूप में पत्रकारिता के क्षेत्र में भी लोगों को अच्छी सीख देने वाले हमारे साथ रविशरण जी हैं। रविशरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम सीधे चलते हैं मथुरादास जोशी जी के पास और उनसे जानना चाहेंगे। मथुरादास जोशी जी, चुनाव होता है, चुनाव के बाद आपके यहाँ से एक फरमान जारी होता है और कहा जाता है इन समाचार चैनलों पे आप लोगों को नहीं जाना है। कुछ दिन तक ये चलता भी है, फिर बात बनती है और उसके बाद आप लोग चैनलों पे लाइव डिबेट में आना शुरू करते हैं। और उसके बाद कुछ दिन पहले एक लिस्ट जारी होती है और कांग्रेस से नहीं जारी होती। कहा जाता है कि विपक्ष का जो गठबंधन है, सबने मिल करके ये निर्णय लिया है कि ये जो पत्रकार हैं, जो एंकर हैं, चैनल पे बैठते हैं, इनके डिबेट में इन्हें प्रतिभाग नहीं करना है। इसे कैसे देखा जाए साहब? देखिए संजय जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। चीजें की लोकसभा के चुनाव के बाद भी हम लोगों ने कहा था कि भाई फला चैनल में नहीं जाना है, कुछ चिन्हित चैनल की बिल्कुल ही एक तरफा बात करते हैं। हम लोग डिबेट में जाते हैं तो ह्यूमिलेट करने का काम करते हैं, हिट करने का काम करते हैं, पिन पॉइंट पे लॉक करते हैं। तो कई पार्टी ने किया कि हम फला चैनल में नहीं जाएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा भी चैनल की तरफ से, चैनल के मालिकों ने भी या चैनल के वरिष्ठ लोग तो प्रशासन उनसे बातचीत के बाद कुछ चैनल में हमने जाना भी शुरू किया और कुछ चैनलों को हम आज भी उन चैनलों का हम बहिष्कार कर रहे हैं। 4-5 चैनल हैं जिनका आज भी हमारे कर रहे हैं, उनको हिदायत है कि इन चैनलों की डिबेट्स में नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, लोकतंत्र है, लेकिन चौथा स्तंभ अगर मजबूत नहीं होगा तो उसका बड़ा नुकसान होता है जी। और पत्रकारिता वो लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा गया है, वो एक दृष्टि रखता है जी, अपनी पैनी निगाह रखता है कि सत्ता कहाँ जा रही है, सत्ता का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, सत्ता किस रास्ते पे जा रही है, जो वायदे की पूरे की नहीं हो रहे हैं, उस पर तीसरे चौथे तरीके की काम करने का काम पत्रकार करते हैं।
लेकिन कुछ दिनों से हुआ ये कि कुछ लोगों ने व्यक्ति पूजा आपके व्यक्ति के नाम पर तमाम चीजें कहना शुरू किया। उसका परिणाम आप ही देख रहे हैं कितना लोकतंत्र कितनी गिरावट पत्रकारिता का क्षेत्र में आई है। एक दूसरे को शंका की निगाह से देखना, एक दूसरे के ऊपर तमाम चीजें छींटाकशी करना, उसका बड़ा बहुत बड़ा डेटोनेशन मैं समझता हूँ पत्रकारिता के जगत में आया। उसको बड़े बड़े पत्रकारों ने, आप जैसे पत्रकारों ने उसको झेला भी है। जो लोग स्वतंत्र पत्रकारिता करने के आदी हैं, जिनका चरित्र ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी किसी, चाहे किसी की सत्ता नहीं, ऐसा नहीं है कि जो आज माहौल हो रहा है, आप तो विज्ञ हैं, अच्छी तरह जानते हैं और बाकी हमारे पैनलिस्ट भी जानते हैं कि बहुत लंबे समय से तक कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा उत्पीड़न नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं जरूर इमरजेंसी के वक्त पर हुआ, लेकिन तब भी ऐसी हद तक नहीं हुआ था कि जिस तरह की बातें हो रही, तो इसलिए इसमें हुआ। अब जो हमारा इंडिया गठबंधन बना है, उसकी भोपाल में बैठक हुई थी। उस बैठक में जरूर तय हुआ है कि 13-14 नाम सामने आए हैं। अगर उनके जो चैनल के मालिक हैं, उनको ये अवगत करा दिया गया कि ये लोग अगर डिबेट करेंगे तो इस हमारा कोई भी प्रतिनिधि विपक्षी दलों का, मान लो 25, 26, 28 दल है, उनका कोई प्रतिनिधि इनकी डिबेट को शामिल नहीं होगा और इसमें हम प्रतिवाद नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग सर ये आपका निर्णय है, ये आपका निर्णय है और निर्णय क्योंकि आप पूरे देश में सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, ये निर्णय है, निर्णय सही हो गलत हो उसकी समीक्षा का प्रश्न अलग है। लेकिन आपने कहा एक तो उत्पीड़न, ये उत्पीड़न का मामला नहीं है, ये मामला सीधे सीधे किसी पत्रकार के उत्पीड़न का नहीं है। पत्रकार ने समाचार दिखाया, समाचार में उसने अपने लहजे में उस समाचार को कैसे परोसा, उस चीज का आप विरोध कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये माना जाए, मैं आपसे जवाब लूंगा कि क्या कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्रकार उसके नजदीक रहा हो और वह सत्ता के साथ में बैठ करके विपक्ष को निशाने पे लिया हो? मैं आपसे जानना चाहूंगा रवि शरण जी, ये क्या विपक्ष जो कहता है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक बार बार कहा जाता है, तो क्या ये पत्रकारिता की आजादी पे रोक नहीं है? देखिए, अगर अभिव्यक्ति की आजादी की बात करें तो ये तो बिल्कुल सही है कि भाई उनको भी अपना कहने का हक है कि वो किस तरह से कहते हैं। परंतु जो एक सवाल ये लोग बार बार उठा रहे हैं कि कहीं चीजें जो है एक्सट्रीम पे चली जाती हैं, उनसे इनको एतराज है। तो मैं नहीं जानता कि इंटरनल प्रोसीजर इन्होंने क्या किया, ये डिसीजन इन्होंने अचानक से ले लिया या इसके पहले कुछ इस तरह की वार्ता इन्होंने की थी कि कोई पत्रकार इंडिविजुअल तो होता नहीं, वो तो एक समूह को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो उन्होंने क्या किया और अगर उस तरफ से ऐसा हो रहा था तो उन्होंने उस समूह को क्या जानकारियां दी, ये इनका व्यक्तिगत मामला है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। हाँ, जरूर कुछ चीजें हैं जो देखने में आई और वो मतलब सही तरीके से प्रतीत नहीं होती। एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जिस पर मैंने कमेंट किया था। एक पत्रकार थी, लड़की का नाम टाइम्स नाउ की शायद प्रीति पुरंदरे था, नाम मैं नहीं जानूंगा, पुरंदरे तो टाइटल था। अच्छा, उसने सवाल किया जो हमारे गोंडा के सांसद हैं उनसे, ब्रजभूषण शरण सिंह से, और जिस तरह का उन्होंने व्यवहार किया वो कतई अनुचित था और उसको उठाया गया। लेकिन उसको उठाने का लहजा, क्योंकि वो एक बहुत ही मजबूत सांसद हैं, इतने मजबूत हैं कि आप खुद सोचिए कि उनके ऊपर कौन सी धारा लगी, उसमें क्या क्या हुआ, ये सारी बातें हैं। उनके ऊपर जिस तरह से मीडिया के एक पक्ष ने, और खासकर मैं भी उसी चैनल पे हूँ, उस चैनल की ही मुख्य पत्रकार नाविका कुमार ने जिस तरह से उस मुद्दे को मतलब डेसिमेट किया, उससे ज्यादा उन्होंने एक इसी तरह का कुछ थोड़ा बहुत मिलता हुआ मामला पंजाब में उनके पत्रकार के साथ हुआ था। तो क्या होता है जब हम अगर इंडिविजुअल पे बात करें तो ठीक है, हमारी इंडिविजुअल पसंद नापसंद हो सकती है, लेकिन जब हम किसी हमारी इंडिविजुअल पसंद नापसंद हो सकती है, वो ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी पद पे बैठ जाऊं, मैं डीएम हो जाऊं, तो सर हमारी इंडिविजुअल पसंद और नापसंद पे थोड़ा सा अंकुश हमको व्यक्तिगत तौर पे लगाना चाहिए। एक दूसरा, अगर ये समाज है जिसमें एक डीएम भी बैठता है, मंत्री भी बैठता है, और हमको कोई शिकायत है जो अभी कांग्रेस ने किया, तो हमको उस शिकायत को प्रॉपर चैनल से पहले, जैसे मैंने पहले ही कहा कि भाई वो पूरा समूह होता है जहां से रिपोर्टिंग हो रही है, एक रिपोर्टर कुछ कह रहा है, तो
तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर एतराज था, जैसे मैंने एक छोटा एग्जांपल दिया, क्या आपने उस तरह की चीजों का अनुसरण किया था? अगर अनुसरण किया था तो उस पर क्या प्रतिक्रिया रही? हालांकि वो इंटरनल मामला है, लेकिन चूंकि बात जब इस तरह से सामने आ गई है तो ये जरूर कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि क्या चीजें थी जिस पे आक्षेप था, और अगर ये आक्षेप था, एक आध जगह पे हो भी सकता है, परिलक्षित भी होता है, एक मैंने भी नोटिस किया था, वो आपको बताया, लेकिन अगर ये आक्षेप था तो उसके लिए क्या क्या स्टेप लिए गए, या सीधे इसको बैन कर दिया गया? अब दूसरे पक्ष, बस खत्म करना, इसके दूसरे पक्ष पे आप देखिए, ये बात जो है ये ऐसा नहीं है कि आज शुरू हुई जी। बीजेपी ने बाकायदे ट्वीट करके एनडीटीवी को बैन कर दिया था। साहब एनडीटीवी पे नहीं जाएंगे, इनके एक दो लोग थे, नाम लेना उचित नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव, वो वहां पे जाते थे और उनसे कुछ एक विशेष पत्रकार से ही उन्होंने तथ्य रख दिए। वो तथ्य उनको शायद उस समय में पसंद नहीं आए होंगे, ऐसा इसलिए लगा कि उसके तुरंत बाद ट्वीट पे बाकायदे ट्वीट करके, बीजेपी का ट्वीट है, वो ट्विटर पे अवेलेबल भी है, लोगों के पास फोन में भी होगा, ट्वीट करके उन्होंने बैन कर दिया एनडीटीवी को। तो ये कतई ना समझा जाए कि ये कोई एक दल कर रहा है। हर आदमी किसी तरह से चीजों को अपने परिप्रेक्ष्य में लाने के लिए अपने सामूहिक या राजनीतिक बल का इस्तेमाल करता ही करता है। इसके लिए कोई पक्ष अलग से अलग नहीं है। तो ऐसा अब यहीं तक मत रुकिए, आप आगे चले जाइए। आम आदमी पार्टी ने बाकायदे एक कुछ ऐसे पत्रकारों को अपने उस पे लिया है, उनको कुछ इस तरह से। लेकिन सर मैं आपसे बात अभी लूंगा, ये पहली बार तो हुआ नहीं कि सत्ता के पक्ष में मीडिया का एक समूह दिखा हो, हमेशा हुआ है। और अगर लेकिन ये पहली बार हुआ कि खुल करके बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़े पार्टियां इस तरह का बायकॉट कर रही है, इसलिए चर्चा का विषय बना सकते। बिल्कुल, मैं ये अचानक से, मैं यही तो कह रहा हूँ कि बीजेपी ने भी तो एनडीटीवी को बाकायदे एक ट्वीट करके बायकॉट कर दिया, पर वो मुद्दा नहीं बना। मुद्दा ये बना, इन्होंने तो मैं यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस को बाकायदे, क्योंकि लोकतंत्र है और कांग्रेस लोकतंत्र की दुहाई देती भी है, करती भी है, लोकतंत्र था भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसी व्यवस्था है तो कांग्रेस को ये जरूर बताना चाहिए कि इस पूरे का परिप्रेक्ष्य क्या है, क्योंकि भले ही वो ये 14 लोग हों, लेकिन ये 14 चेहरे जिस तरह से एक पर्टिकुलर सांचे में ढाल दिए गए इस आदेश के बाद, वो थोड़ा सा अनुचित तो प्रतीत होता है मेरी तरफ से। सचिन गुप्ता जी, पहले चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी, पर्टिकुलर मैंने कांग्रेस पार्टी का नाम लिया है, चैनलों का बहिष्कार करते हैं, वॉकआउट करते हैं, और अब ये पत्रकारों का, एंकर का बायकॉट किया जाता है। क्या ये माना जाए, ये एक जैसे करते हैं ना कि पॉलिटिकल भाषा में पॉलिटिकल प्रेशर, ये प्रेशर डेवलप किया जा रहा है कि अगर हमारे अगेंस्ट जाओगे तो हम आपको बैन कर देंगे, इसको क्या प्रेशर के रूप में देखा जाए? सचिन गुप्ता जी। निश्चित रूप से श्रीवास्तव जी, हम लोग अभी 2019 का चुनाव जीता था हमारा, अभी 5 साल उसको होने जा रहे हैं, लेकिन इसके चुनाव में कांग्रेस एक बड़े अलग ढंग से उत्तर प्रदेश के अंदर वोट मांगी थी। जब प्रियंका गांधी जी प्रचार करी थी, ये देखिए पीछे से बाल इंदिरा गांधी जी की तरह नजर आते हैं, आगे से नाक देखिए इंदिरा गांधी जी की तरह नजर आती है। लेकिन मैं आज उसमें एक कदम और बढ़ाते हुए कहूंगा कि जो पूरी कांग्रेस है, प्रियंका गांधी, पूरी कांग्रेस की जो मानसिकता है वो भी इंदिरा गांधी जी की तरह है। 1975 का आपातकाल पूर्ण रूप से जो है ये दर्शाता है कि जिस तरीके से उस समय भी भय का माहौल पूरे कांग्रेस के अंदर था, उस समय भी कांग्रेस केवल यही दिखती थी कि कांग्रेस को ऐसा लगता था कि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, मीडिया, आम जनता हमारे साथ नहीं है, मीडिया हमसे सवाल कर रहा है, हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो मीडिया को भी उस समय बैन किया गया था, और तमाम संगठनों पे, तमाम मीडिया, प्रेस पे, सब पर जो अंकुश लगाने का काम जो है कांग्रेस पार्टी ने किया था। वर्तमान की स्थिति भी यही है। आज जब कांग्रेस पार्टी का सबूत का पूरा जो इनका ID.Alliance है, ये पूरा का पूरा जो है ये दर्शाता है कि जब इनको कहीं भी ये नजर नहीं आ रहा है, जितने भी हमारे इस समय जो है चैनलों के जो हमारे सर्वे निकल के आ रहे हैं, उसमें भी जो है मोदी जी जो है बढ़त बढ़ाए बैठे हैं, और लग रहा है कि 2024 की भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। तो ये निश्चित रूप से ये प्रेशर पॉलिटिक्स है कि मीडिया को जो है किसी तरीके से जो है दबाया जाए, या तो वो जो है सत्तारूढ़ दल के जो अच्छे काम है उसको काट छाट के दिखाए, या फिर इनको और अधिक से ज्यादा स्पेस दे, और केवल जो है ये एक अपने मन माफिक, मतलब मैं ये कहूंगा कि 14 चैनलों को आप बहिष्कार करने की बात करो, क्योंकि 14 चैनल आपसे सवाल कर रहे हैं,
तो लोकतंत्र में अगर आप हैं तो लोकतंत्र में तो आपको सबके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। कुछ बातें जब मीडिया का एंकर वहां बैठेगा तो आपके पक्ष की भी करेगा, आपके विपक्ष की भी करेगा। मैं सत्तारूढ़ दल का यहाँ पर प्रवक्ता के रूप में बैठता हूँ तो निश्चित रूप से मेरे अपोजिट जितने लोग बैठे होते हैं वो सब लोग जो है अपोजिट भाषा करते हैं, विपक्ष में बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या हमें बहिष्कार कर देना चाहिए? हमें अगर कोई बात है तो हमें उसका जवाब देना चाहिए, हमें उसका सामना करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि अगर किसी एंकर ने जो आपसे आपके मन का सवाल नहीं पूछा या जो आप बोलना चाहते हो वो नहीं पूछा, उसने सीधा आपसे जो है सवाल कुछ और कर लिया तो आप जो उसका बहिष्कार कर लेंगे। भाई अगर जो है आप अलायंस कर रखा है, आपने IND.alliance आपका बना हुआ है, आपके साथ जो है 26 दल मिले हुए हैं और आपका एक दल का नेता वहां बैठ के जो है सनातन को मिटाने की बात कर रहा है, तो क्या एंकर सवाल नहीं पूछेगा? अगर जो सर्जिकल स्ट्राइक होगी और आप उस पे सेना के शौर्य पे सवाल करेंगे तो क्या एंकर सवाल नहीं पूछेगा? क्या आप जो है राम मंदिर को नकारने की बात करेंगे, राम को नकारने के हलफनामा देंगे तो क्या एंकर जवाब नहीं मांगेगा आपसे? निश्चित रूप से वो मांगेगा, उसका अधिकार है। और लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जिस लोकतंत्र की बात विदेश में जाके राहुल गांधी जी करते हैं कि लोकतंत्र भारत में नहीं दिख रहा है, तो मैं कहूंगा कि लोकतंत्र भारत में तो जीवित है क्योंकि उसके बलबूते आप 2 राज्य आए हैं अभी, लेकिन और उससे पहले लोकतंत्र जीवित था क्योंकि आप लगभग 60 साल जो है आपने देश में राज किया। और आज क्योंकि आपकी खुद की पार्टी के लिए लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, आपके अलायंस में लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। आप पत्रकारिता पे जो कि चौथा स्तंभ हम लोकतंत्र को बचपन से लोग सुनते आ रहे हैं कि अगर लोकतंत्र का कोई चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र की कोई आवाज है तो निश्चित रूप से वो मीडिया है। और मीडिया को दबाने का काम जो है कांग्रेस ने पूर्व में भी किया है, वर्तमान में कर दिया, पूर्व में भी इसका खामियाजा जो है कांग्रेस को भुगतना पड़ा और भविष्य में भी निश्चित रूप से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन सचिन भाई पहली बार ऐसा क्यों हो रहा है कि एक पक्षी अगर आरोप लग रहे हैं और मीडिया पे जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, आजाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीधे सीधे किया जा रहा है और उसको सबूत के साथ किया जा रहा है, जैसा मथुरादास जोशी जी ने बताया। तो क्या ये माना जाए कि सही में आप लोग मीडिया का उपयोग सत्ता के संचालन में कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल निराधार बातें हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर पत्रकार जो है मीडिया पैनल में बैठा हुआ, मीडिया पैनलिस्ट सब लोग बैठे अलग अलग पार्टी के, तो निश्चित रूप से अगर सत्ता की कोई बात सामने आएगी, मान लीजिए तो G20 का एक बहुत बड़ा प्लान जो है जिसमें विदेशी मंचों में जो है उत्तराखंड अपने भारत की तारीफ हुई है, मोदी जी की तारीफ हुई है, तो क्या इस विषय को लेकर अगर विपक्ष के सामने सवाल रखा जाएगा तो क्या ये गलत बात है? अगर जो है नरेंद्र मोदी जी का या जो है भारत का ग्राफ जो है इंटरनेशनल स्तर पर जो है प्लेटफॉर्म पे बढ़ रहा है और इसके लेकर जो है अगर कांग्रेस से सवाल किया जाता है तो क्या ये गलत है? क्या आज आम व्यक्ति को जो है गैस का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, आम व्यक्ति को जो है मकान नहीं मिल रहा है? मैं जनरल बातें कर रहा हूँ। अगर इसके पक्ष में मैं आपसे बात करता हूँ, अगर आपने बोला कि भाई ये कांग्रेस के राज में नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी के राज में मिला, तो इसका मतलब आप जो है सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर सत्ता पक्ष में अच्छा काम कर रहा है, निश्चित रूप से आप तो विपक्ष की आप नहीं तारीफ करोगे, लेकिन मीडिया का काम है, मीडिया जो है बिल्कुल फ्रंट है। मीडिया का काम है कि मीडिया को पक्ष की बात भी रखनी है, विपक्ष की बात भी रखनी है। तो आप अगर उसको लेकर अगर सवाल करेंगे और वो विपक्ष को पसंद नहीं आना तो इसका विपक्ष आपका बाइकआउट करा, तो इसका मतलब ये कि आपके अंदर लोकतंत्र नहीं है। आप चाहते नहीं कि विपक्ष आपसे वो सवाल करे जो आपकी जो जनता को दिखे। तो निश्चित रूप से आपकी जो नाकामियां है वो भी जो है मीडिया जगह पूछेगा और सरकार की अच्छी बातों पे भी चर्चा करेगा। अगर आपको पसंद नहीं है आप जवाब मत दीजिए, आप उस बात को टाल सकते हैं, लेकिन मीडिया का बहिष्कार करना ये किसी भी राजनीति में लोकतंत्र में उचित नहीं है। और मैं युवा होने के नाते जो है इस बात की कड़ी निंदा करता हूँ जिस प्रकार से कांग्रेस वर्तमान में कर रही है। मथुरादास जोशी जी, एक प्रश्न तो हमने किया था आपसे कि क्या कांग्रेस के शासन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मीडिया सत्ता के साथ दिखाई दी हो? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अनुच्छेद की धारा 19(1)(a) का सीधा सीधा है कि आप की जो आजादी है, एक अभिव्यक्ति की जो आजादी है, ये बात आप ही लोग करते हैं। तो जब एक तो इस धारा का क्या रह गया मान्य अगर आप सीधे सीधे बहिष्कार कर रहे हैं, और दूसरा क्या कांग्रेस ने कभी या कांग्रेस के शासन काल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मीडिया सरकार के साथ दिखी हो? सर देखिए, एक बात तो सबसे बड़ी बात ये है कि पहले हो या आज ठीक देश की आजादी की लड़ाई हुई और स्वतंत्रता आंदोलन जी, ऐसा नहीं है कि प्रेस एक तरफा रही जी।
निश्चित रूप से सत्ता के दबाव में रही। मैं दबाव शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, निश्चित रूप से सत्ता के दबाव में रही है। आप आज नहीं, आप जब से प्रेस की उत्पत्ति हुई है तब से इतिहास देखिए। सामान्य राजनीतिक बैठे हैं जी, ये मेरी बात को ताकीद करेंगे या उसको सुधार कर देना। एक बात। दूसरी बात ये है कि लेकिन उतना करिए ना जितना एक स्तर मेंटेन। हम आपके साथ तो कई वर्षों से डिबेट कर रहे हैं आपके साथ, कभी ऐसी स्थिति नहीं आई। मैंने आपको कहा कि मैं बहुत लंबे समय से आप देख रहे हैं कि मुझे लगभग कंटिन्यूअसली 2012 से 2023 हो गया, 11 साल से, तो मैं आप लोग के आशीर्वाद से वही चैनल ऐसा ना हो, चाहे नेशनल हो चाहे नेशनल हो, जिसमें मैं कभी ने मुझे सौभाग्य कभी और मैंने उसको बहुत इत्मीनान से अच्छी तरीके से मैंने डिबेट की। लेकिन कभी ऐसी स्थिति आती है कि ठीक है, स्वयं भी हमको लगता है कि यार आप एक सबसे बड़ा जो आज स्थिति आ गई है, आप सवाल सत्ता से तो पूछ नहीं रहे, सवाल विपक्ष से पूछते हैं। अभी मेरे मित्र ने G20 की बात की, परसों अभी आप बताइए, परसों 3 दिन हुए हैं, 3 हमारे नौजवान मर गए, सीमा में शहीद हो गए, आतंकवाद से लड़ते शहीद हुए। क्या प्रधानमंत्री जी का जश्न मनाया जा रहा था? सारे चैनल उनकी कवरेज दिखाने के बजाय प्रधानमंत्री जी को बीजेपी मुख्यालय में दिखा रहे थे। क्या वो ठीक था? और सवाल कांग्रेस से पूछेंगे, सवाल नेहरू से पूछेंगे, सवाल इंदिरा गांधी को पूछेंगे। अब जब G20 की बात हो रही, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको याद होगा कि 1983 में इंदिरा गांधी ने 120 देश दिल्ली बुला दिए थे। कौन सा देश ऐसा था कि जो भारत के आगे नहीं झुका? कब नहीं झुका? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बैठक बुलाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व के ऐसे लोगों को पकड़ के गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किया था। ये G20 भी जिसकी देन है, इसमें भी कांग्रेस का योगदान है, ये भी उसी पर गठित हुआ था। ठीक है, ये होता रहता है, होगा, ये रूटीन में हमको अध्यक्षता मिली, कोई हमारी व्यक्तिगत उपलब्धि तो नहीं मानी जा सकती ना, उसको भारत के नाम से मिली है, इंडिया के नाम से मिली है, क्योंकि हमारा रोटेशन में नंबर पड़ रहा था, हमको मिल गई। ठीक है, हमारी उपलब्धि तब मानी जाती हम कहीं पर अपनी जगह बनाने में कामयाब होते, हमको मिलती वो चीजें, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैं तो आप जानते तो बोलता हूँ तो बहुत नई चीजों को बोलता हूँ, लेकिन हमारा ये कहना है, मेरा व्यक्तिगत भी मानना है, मैं पार्टी में इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि ऐसे एंकर के साथ कभी नहीं बैठना है जो एक तरफा बात करते हैं। आप अमित देव की डिबेट देखिए, आप अभी जिनका नाम आप ले रहे थे उनकी डिबेट आप देख लीजिए, रूबिया उसकी देख लीजिए आप डिबेट, क्या बोलते हैं भैया, आप किस लिए बोल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जब आप पैदा नहीं हुए थे, नेहरू तब देश का प्रधानमंत्री बन गए थे। इंदिरा गांधी ने, अभी इमरजेंसी की बात आई, मेरी बात अगर गलत होगी तो मैं आप जानते हैं, मैं माफी मांग लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और गलत थी तो 80 में इंदिरा गांधी 2/3 मेजॉरिटी से क्यों जीत के आ गई भाई? 80 में ही छोड़िए, 78 में आ गई, चिकमगलूर से एक तरफा जीत के आई। और जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत होने के बाद सारी पार्टियां एक हुई, उस वक्त 12-13 पार्टियां थी, आज तो 50 पार्टियां इस देश में होगी, 12-13 पार्टियां थी, उन 12-13 पार्टियों के उम्मीदवार बीरेन पाटिल थे, उनको हराया, और एक हफ्ता और 1 महीना नहीं बीता था कि बीरेन पाटिल इंदिरा जी की शरण में आ गए थे। इंदिरा जी ने कैबिनेट बनाया। राजनीतिक प्रतिद्वंदता कहीं नहीं रही, ठीक है, ये उदाहरण भी है। आप देश में असहिष्णुता क्या वातावरण बताइए आप। अगर मैं मोदी जी के खिलाफ बोलूंगा तो मैंने इसलिए कहा, सचिन भाई मुझे कहीं बीच में आ जाए, मैंने इसलिए विशेषज्ञ महोदय बहुत जरा बीच में बैठ जाएगा। आप इस देश के सबसे सम्मानित राजनीतिज्ञों में एक है साहब, आप संबित पात्रा जी को सुन लीजिए कभी। कुछ है, अब ये बस मैं रविशंकर जी से लेता हूँ। नहीं, मेरी दो बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सत्ता का आप उतना ही दुरुपयोग करिए जितना आप कर सकते हैं, और पत्रकारिता को भी उतने ही गुण ज्ञान करने चाहिए जितना आप कर सकते हैं, उतना करिए। लेकिन एक विरुद्ध बेल्ट बात करना मैं समझता हूँ बहुत ही गलत है। ऐसा कोई बहिष्कार की कोई मंशा नहीं है,
ये तो एक हमारे सारे राजनीतिक दल 26 दल बैठे भोपाल में, उन्हें कहा भी तो हक करते रहे, इसलिए थोड़ा सा इनको भी सबक सिखाना है। हम तो नहीं जाएंगे, अब एक तरफा करते रहिए आप भी। रविशंकर जी, दो विषय निकल के सामने आते हैं। एक तो आता है जैसे आपकी प्ले लिस्ट है, अक्सर ये देखने को आता है कि जिस आरोप को लेकर के मथुरादास जोशी जी कह रहे हैं, पैनलिस्ट इस तरह से उग्र होते हैं कि उस उग्रता का समर्थन करता हुआ एंकर दिखता है। एंकर पार्टी तब बन जाता है जब कोई पैनलिस्ट उग्र होता है। तो क्या ये माना जाए उसमें पैनलिस्ट की भी भूमिका है? ये जो उग्र एंकर दिखाई दे रहे हैं, कुछ 14 की लिस्ट इन्होंने जारी की, उसमें कुछ ऐसे हैं कि जब डिबेट करते हैं तो लगता है कि सही में भाई दो पक्ष को डिबेट नहीं करा रहे बल्कि लड़ाना चाह रहे हैं या लड़ रहे हैं। तो क्या उनकी भी भूमिका संदिग्ध है? देखिए, ये जैसे कहा गया ना कि पहले लोकतंत्र हर आदमी के सोचने का तरीका है, आप उसको किसी एक दायरे में बांध नहीं सकते। शायद कांग्रेस ने थोड़ी सी गलती यही की है, पर ये तो समय बताएगा गलती थी सही। अभी मथुरादास जी ने जो कहा, मैं उस पे जाता हूँ कि शायद पत्रकार में मैं समझा सकूं। मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे पार्टी बनी INDIA, आप देखिए INDIA को अभी भाजपा ने INDA अलायंस कहना शुरू कर दिया, इंडिया अलायंस। बिल्कुल ठीक बात है, वो राजनीतिक पार्टियां हैं। सपोज उनका कोई पैनलिस्ट बैठा है, उसका कोई साथ बैठा है, वो INDIA अलायंस नहीं सकते। पर ये बात तब बुरी हो जाती है जब एंकर ट्वीट में इंडी अलायंस बोलने लगता है। ये वहां से एंकर अगर इंडी अलायंस बोल रहा है तो फिर तो उसको बीजे पार्टी बोलनी चाहिए या NDA अलायंस बोलना चाहिए। आप समझिए, मैं अगर अपने आप को एंकर की तरह रखता हूं तो मैं तो कहीं एक सामंजस्य स्थापित करूंगा। शायद आप देखिए ट्विटर भरा पड़ा है आज के दिन, आज मैंने नोटिस किया आज के दिन भरा पड़ा है। ये जो 14 है इनके अलावा भी कुछ है। मैं एंकर्स की बात कर रहा हूं, मैं सपोर्टर्स की, जनरल आदमी की बात ही नहीं कर रहा हूं। ट्विटर अभी भी कोई खोल के देख ले, इंडिया अलायंस बोल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, आप चलिए आप आ गए इस स्तर पे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी ट्वीट में आपने फिर बीजेपी को बीजे पार्टी क्यों नहीं लिखा या NDA को ND अलायंस क्यों लिखा? तो इससे सवाल बन जाता है। अब रही बात की इससे पहले क्या होता था, प्रेस की स्वतंत्रता पे आजाद। देखिए साहब, ऐसा है, प्रेस की स्वतंत्रता पे कोई भी कांग्रेस ने प्रहार नहीं किया है। कुछ स्पेसिफिक लोगों के मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। बढ़िया कि आपने इसको उठा दिया। कुछ स्पेसिफिक लोगों पे उनके कुछ ऑब्जेक्शन है जो उन्होंने किया है। मैंने कहा कि उन्होंने जिस तरह से किया है वो गलती, समय बताएगा। आप बात करें कि अगर आप बात करते हैं तो जो पहला समर्थन इंदिरा गांधी जी को मिला था वो RSS की तरफ से मिला था। रिटन लेटर है और ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। उसमें कहा गया था, RSS प्रमुख ने, जो इनके वैचारिक गुरु हैं, कहा था कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया और इसकी बिल्कुल भारत सरकार को जरूरत थी। हम इससे न जाएं। और हर बार बीजेपी तो यही कहती है ना कि साहब हमने ये किया, हम तो चुनाव जीत गए। और 84 के बाद तो कांग्रेस भी चुनाव जीत गई थी। क्या मतलब है? आप उसको सही ठहरा देंगे हर बात को। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जब हम बैठे हैं किसी एक सेकंड मैंने इसलिए कहा ये बात, मैंने कोई राजनीतिक मंशा से नहीं की, व्यक्तिगत से नहीं की। जो लोग आपातकाल में सवाल उठाते हैं, मैं मानता हूँ कुछ काम गलत है, बिल्कुल मानता हूँ, उसका खामियाजा भी कांग्रेस ने भुगता है। लेकिन अगर देश की जनता ये मानती कि इंदिरा गांधी ने गलत किया, संजय गांधी ने गलत काम किया, तो वो 80 में जो जनमत मिला, 78 में जिस तरह के चिकमगलूर से इंदिरा गांधी जीत के आई, तो इसलिए मैं कहता हूँ ये बहस तो वहीं समाप्त हो जाती। जब जनता ने किसी के पक्ष में मैंडेट दे दिया तो मैं समझता हूँ उसके अपूर्ण को फिर उखाड़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है सर। इस तरह से पिछले 9 वर्षों में आप लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पे जब आक्रमण करते हैं और उसके बाद वो दूसरी तरह से जीत के आते हैं, तो इसका मतलब फिर आपके ऊपर किसी को बोलना नहीं। इतना व्यक्तिगत कभी नहीं गए। नहीं, व्यक्तिगत हमारे किसी का बयान दे दीजिए कि आज भी आप एक किसी चीज का विरोध किसी की, आप इस देश, अब मैं समझिए, आप इस देश का दुर्भाग्य देखिए, इस देश की विडंबना देखिए, इस देश के लोकतंत्र की, अब क्या शब्द इस्तेमाल करूं, देखिए आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेंशन कम है, जो बच्चे कुचे हैं या उनके आश्रितों को कुछ नहीं मिल रहा है, और जो RSS के लोग जेल गए हैं वो क्या उनका नाम दिया गया है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो कितनी पेंशन ले रहे हैं। क्या यही लोकतंत्र है? तो देखिए कई चीजें हैं। अच्छा, एक मिनट, मथुरादास जोशी जी,
एक ईमानदारी जवाब दीजिएगा, क्योंकि सत्ता में 10 साल आप रहे हैं और मैंने देखा है कि आप सत्ता किसी की रही हो, मुख्यमंत्री कोई रहा हो, आपको बड़े सम्मानजनक ढंग से पूछा गया। क्या आप इस बात से डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं कि जब आप सत्ता में, आपका मतलब जो भी सत्ता में होता है अपने लोगों को लाभान्वित नहीं करता? सीधे सीधे बताइए। नहीं, वो लाभान्वित करने का एक तरीका है। तो भाई जब एक तरफ आप कहते हैं कि आरएसएस भाजपा के साथ है, फिर आप ये क्यों कैसे कहते हैं कि आरएसएस को फायदा नहीं मिलेगा? दो बात, मैं ये नहीं कह रहा आरएसएस को फायदा नहीं मिलना चाहिए, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ। आरएसएस की मैंने कभी बुराई भी नहीं की कहीं किसी मंच से। सर देख, अभी कहा ना, आरएसएस ने तो इंदिरा गांधी जी का समर्थन किया, पत्र लिख के कहा। मैं नहीं कहना चाह रहा था, हमारे मित्र ने वो बात कह दी, बहुत अच्छी बात भी आज। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि सत्ता में जो भी होगा उसमें कुछ अपने लोगों के फायदे की बात करेगा। लेकिन मैंने यहाँ तुलना कर दी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आपातकाल के जेल गए यात्रियों में। अगर इतनी समानता अगर देश में ला रहे हैं, आप एक तरफ कहें गांधी जी की समाधि पे जाएं और सारे राष्ट्राध्यक्षों को वहां ले जाएं, और दूसरी तरफ आप गांधी जी के हत्यारे को महिमा मंडित करें, उसको पूजने का काम करेंगे, तो मेरा सवाल वहां पर है, मेरा दर्द वहां पर है। लेकिन सर, सत्ता के शीर्ष पे बैठे महत्वपूर्ण लोगों में कोई भी कभी भी गांधी जी का विरोध नहीं किया है। हो सकता है कुछ प्रवक्ता या कुछ ऐसे नेता इनके करते हो, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि मैं तो ये मानता हूँ, इंडिविजुअली मैं ये मानता हूँ कि वह पार्टी की गाइडलाइन नहीं, इंडिविजुअली वह अपने आप को हाईलाइट करने के लिए करते हैं, ये मेरा मानना है। ऐसे लोगों पर पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती है? वही सब साइड हो जाकर पार्टी कार्रवाई करे। सचिन जी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। पत्रकार पूरी हुई अपनी। जी रवि सर जी, मैं उसमें बस यही कह रहा था, देखिए ये अपॉर्चुनिटी लेना कि कब गलत हुआ था राजनीतिक रूप से ये सही है, ये भाजपा भी अपनी तरफ करती है, कांग्रेस भी अपनी तरफ करती है। अगर इसमें कहीं कोई एंकर पक्ष बनता हुआ दिखेगा, वो एक ऑब्जेक्शन है जहां तक कांग्रेस सही है, लेकिन उस ऑब्जेक्शन पे किस तरह से एक्शन लेना चाहिए और उस एक्शन के क्या परिणाम होंगे, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन रविशरण जी, पिछले 9 साल से तो आप सत्ता देख नहीं रहे हैं। मुझे जब समझ में आता है, कम से कम 40 साल का आपका राजनीतिक ऐसा अनुभव है जिसपे आप ये कर सकते हैं कि राजनीति के शीर्ष पे बैठी जो पार्टियां हैं, जब सत्तासीन होती हैं तो वह मीडिया के कुछ ग्रुप को, कुछ समूह को अपने साथ जोड़ लेती है। सर, ये कोई नया विषय नहीं है, पहली बार जोड़ लेती है, खरीद लेती है, दोनों में अंतर है। हम जैसे कि आप कह सकते हैं, हम उस लेवल तक नहीं जाना। सर एक चीज बताओ, आप कांग्रेस भाजपा नहीं हो, हमें यही कह रहे हैं सर। आप ये भी जानते हो परिवार आपको चलाना है, परिवार चलाने के लिए संसाधन चाहिए, मीडिया का समूह है और उसको अपने मीडिया में रहने वाले लोगों के परिवार चलाने के लिए, पूरी बात सुन लीजिएगा, संसाधन चाहिए। संसाधन में अगर सीधे हम सत्ता का विरोध करें, क्या वही उचित है? हम आपके क्रियाकलापों का विरोध करें, हम आपके गलत कामों का विरोध करें, हम एक व्यक्ति विशेष का बिना कारण विरोध करें, क्या ये जायज है? इस सवाल के दो पहलू आपने बता दिए। पहला तो व्यक्तिगत विरोध जैसी कोई चीज राजनीति में तो हो ही नहीं सकती, ये पहली बात। दूसरा, अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई एक समूह वित्तीय रूप से अनस्टेबल था, तो इसमें मेरे को बहुत सी बातें उभारनी पड़ेंगी जो यहाँ उचित नहीं है। कि किस तरह से एक बिड हुई, उस बिड को किसी दूसरे फाइनेंशियल कंपनी ने खरीदा, उस फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर आईटी डिपार्टमेंट ने दबाव बनाया, उसके बाद वो विड्रॉ हुआ। देखिए, हम जाना नहीं चाहता। मेरा कहना, आप कैसी बात, पहली बार सर आप बातें कह रहे हैं, क्या पहली बार हो रहा है ये? सर 70 सालों से आप, सॉरी जी, जहां तक मैं अभी हम लोग मीडिया समूह पे बात कर रहे हैं, हाँ वही मैं बात कर रहा हूं। दो चीजें समझिए, क्रोनी कैपिटलिज्म और फेवरेटिज्म, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज है। जो भी सत्तासीन होता है उसका ट्रेडर से एसोसिएशन, ये हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज की तरफ हम अगर उसको ले जाएं, हम एक पर्टिकुलर दरवाजे पे ही सारी चीजें लाके खड़ा कर दें, तो फिर हमको ये समझाने के लिए जीएमआर से उठाना पड़ेगा और संघी सीमेंट्स तक का एग्जांपल देना पड़ेगा, वो बहुत लंबा समय हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं, चलिए मैं लौटता हूं, मैं कैटेगरिकली गिना, मैं लौटता हूं आपके पास। सचिन गुप्ता जी,
विषय तो बहुत है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, अगर हम तीनों हमारे जो इतने विशेषज्ञ और इतने अनुभवी लोग बैठे, मैं पूरा दिन चाहूं तो ये विषय ऐसा है कि मैं डिबेट इसलिए कर सकता हूं कि मेरा भी इतने दिन का अनुभव है और मैं जानता हूं कि मीडिया को माध्यम के रूप में ही यूज करना चाहिए। जब मीडिया पक्ष और विपक्ष के रूप में या मीडिया खुद पार्टी बनती है तो वही होता है जो आज हो रहा है। तो क्या आपको लगता नहीं कि आज जो मीडिया की दुर्दशा है उसका कारण कहीं हकीकत में ऐसा तो नहीं कि सत्ता के नजदीकी जाने का मीडिया के कुछ वर्ग का प्रयास है जिसके कारण ये दुर्दशा झेलनी पड़ रही है? नहीं संजय जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखने का नजरिया है। अभी जैसे आदरणीय रवि शेर जी ने कहा कि एंकर पार्टी तब बनता है जब वो भी जो है इंडिया अलायंस को इंडिया अलायंस बोलना चाहिए। तो मैं तो फिर बोलना चाहता हूँ कि एक पत्रकार जो है वो स्वतंत्र होता है। इंडिया नाम विपक्ष ने दिया, इंडिया अलायंस नाम सत्ता पक्ष ने दिया। तो अगर वो इंडिया अलायंस भी बोलता है तो भी वो फंसता है फिर विपक्षी बातों में। अगर विपक्ष का नाम लेता है इंडिया तो फिर सत्ता के दर में फंसता, तो वो बेचारा कहाँ जाए। इनका करना समझिए आप, जब मीडिया जब एंकर पैनलिस्ट की भाषा बोलने लगे तो वह गलत है, ये कहना है इनका। नहीं, मेरा कहना है अगर वो एंटी अलायंस बोलता है बिल्कुल ठीक है, हक है उसका, फिर उसको बीजेपी पार्टी भी बोलनी चाहिए, एंटी अलायंस भी बोलना चाहिए। अगर नहीं अगर पत्रकार केवल विपक्ष की बात रखेगा या सत्ता पक्ष की बात रखेगा और सुनिए ये लोकतंत्र में सत्ता की बात का रखना, सत्ता के शब्दों को रखना, विपक्ष के शब्दों को रखना, ये एंकर का काम है। अभी मैं बताता हूँ, आपको एक डिबेट चल रही थी, उस डिबेट में एक एंकर ने कांग्रेस के प्रवक्ता से केवल इतना पूछा कि आपने जो ये इंडिया अलायंस बनाया है तो हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि विपक्ष कह रहा है कि आपने यूपीए का नाम इसलिए बदला कि यूपीए कार्यकाल में आपके बहुत भ्रष्टाचार थे और उसको छिपाने के लिए आपने इंडिया नाम रख दिया, तो उसमें भड़क गया। तो इसमें उसने क्या गलती करी? क्या उसका ये अधिकार नहीं था ये पूछने का? तो अगर आप ये कहते हो कि आप कोई भी सवाल जो है ऐसा नहीं करेंगे जिससे जो है आपको इंडिया यानी इंडिया अलायंस को नुकसान हो रहा, तो ये तो देखिए बिल्कुल गलत है। इसमें अगर आप विपक्ष में बैठे और आप विपक्ष की आवाज को रखना चाहते हो कि आपकी मन माफी नहीं जाएगी। जो आपके फिरते हैं या आपका जो पुराना इतिहास है, ये जनता के बीच में जो आपने कर्म किए, निश्चित रूप से उस पर भी सवाल उठाए जाएंगे, उस पर भी आपको जवाब देना पड़ेगा। उन जवाबों से आप भाग नहीं सकते हैं। इसलिए आप मनमाफिक चैनल चुन के, आप मनमाफिक एंकर चुन के तो आप राजनीति नहीं कर सकते। लोकतंत्र भारत के अंदर है, था, रहेगा। और निश्चित रूप से जब आप जनता के बीच में जाएंगे या एंकर के पास जाएंगे या मीडिया पे जाएंगे तो आपको हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो कहते ना कि मीठा मीठा मेरा और बाकी सब छूतू, तो ये काम बिल्कुल नहीं चलेगा। आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष में आपको भूमिका निभानी पड़ेगी और ये वही हाल है। आज भी वही स्थिति है कि आप जीतेंगे तो लोकतंत्र की जय जयकार है, अगर आप हारेंगे तो जो है आप जनता को भी कटघरे में खड़े करेंगे। सचिन भाई आप तो बड़ा मीडिया फ्रेंडली, सचिन भाई आप तो बड़ा मीडिया फ्रेंडली, हम लोग से रोज मिलते जुलते पारिवारिक संबंध भी है, लेकिन ये पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से मीडिया पे सत्ता के साथ कुछ वर्ग का साझा करने का आरोप लगता है, पहले तो नहीं देखने को मिला ना साहब। देखिए पहले नजदीकियां तो नहीं कभी सुनने को मिली। देखिए पहले इस तरीके के प्रचार भी नहीं हो सकते। आज सोशल मीडिया है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, तमाम तरीके की ऐसी चीजें जिसको आज स्थिति ये बन गई है कि अगर मोदी जी कोई अच्छा काम वहां से करते हैं तो मीडिया जगत के साथ साथ जो है आम जो सोशल मीडिया चलाने वाले आम युवा है वो भी जो है ट्विटर और उस पर जो है एकदम से जो है पोस्टें अपडेट करने लग जाते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न लेते हैं मथुरा जोशी जी से। सर ये बताइए, क्योंकि सत्ता में किसी का निश्चित स्थान माना जाता है कि नहीं होता, कल क्या सत्ता में आप आते हैं तो इन्हें जो मीडिया वर्ग का या मीडिया के पत्रकारों का, एंकर का, मीडिया के बैनर का, चैनलों का, अखबारों का आप विरोध कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं, तो क्या ये बायकॉट जारी रहेगा? देखिए ये देश का परिस्थिति पर निर्भर करेगा, ये कोई बायकॉट परमानेंट नहीं है जी। अभी हमने केवल ये कहा कि सुधरने का मौका दिया जी। एंकर की भूमिका एक जज की भूमिका, एंकर का कोई व्यक्तिगत अपना कोई, मैं समझता हूँ व्यक्तिगत एजेंडा नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से व्यक्तिगत एजेंडा कुछ लोग चला रहे हैं ये उसका विरोध है, तो व्यक्तिगत विरोध किसी का नहीं है।
चलिए, धन्यवाद मथुरा जोशी जी, धन्यवाद सचिन गुप्ता जी, और धन्यवाद रवि शरण जी। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे डिबेट लगातार होनी चाहिए, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि चैनलों का बहिष्कार, एक दो चैनलों का नहीं, बहुतायत पत्रकारों का बहिष्कार। और अगर ऐसा हो रहा है तो मीडिया एक माध्यम है और माध्यम बन के ही रहना चाहिए। पत्रकार का रूप क्या होता है, स्वरूप क्या होता है, काम क्या होता है, इसे समझने की जरूरत है। पत्रकार जब एंकर बनता है, एक तो फील्ड की रिपोर्टिंग अलग चीज है, लेकिन रिपोर्टिंग के साथ साथ जब वो एंकरिंग करने आता है तो उसे विषय का ज्ञान और शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज हम विषय से भी भटक रहे हैं, अपने शब्दों से भी भटक रहे हैं, जिसका ये कारण है कि आज हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं, हमारा बैकआउट हो रहा है। और अगर हम समय रहते नहीं चेते तो आने वाले समय में जो कहा जाता है कि सबसे मजबूत स्तंभ मीडिया है, सबसे कमजोर स्तंभ में मीडिया गिना जाएगा। सुधर जाए हम लोग समय रहते, अगर गलतियां हैं और गलतियों पे सुधार कर लिया जाए तो आने वाला भविष्य हमारा ही नहीं उज्जवल होगा, बल्कि हमारे पूरे प्रोफेशन का भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद। देखते रहिए VIP न्यूज़।